नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट नंबर 7 के सॉल्यूशंस की। मॉक टेस्ट नंबर 7 एक अच्छा मैंने पेपर बनाया है और इसमें जो क्वेश्चंस रखे हैं वो थ्योरी के कम रखे हैं और न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा रखा है। तो इस क्वेश्चन को, इस पेपर को सॉल्व करने में हो सकता हो थोड़ा सा आपको हर्डलनेस रही हो, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए पेपर फाइनल माने जो सीएमए का पेपर या सीए का पेपर जो आएगा वो कुछ भी आ सकता है। तो आप ये चीज बिल्कुल मत सोच के चलिए कि थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल कम होते हैं, तो किसी भी लेवल का पेपर बन सकता है। फिलहाल हम इस मॉक टेस्ट नंबर 7 के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अगर किसी क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत आई हो तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे ये इंतजार करूंगा कि आप सिर्फ उसी क्वेश्चन को देखिएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं या जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखिएगा, उसके अलावा किसी और क्वेश्चन को देखने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट नंबर 7 के सॉल्यूशंस का। मॉक टेस्ट नंबर 7 में बात करें तो मॉक टेस्ट नंबर 7 में पहला क्वेश्चन जो है वो है सर आपका सेट्स एंड वेन डायग्राम का। इसमें एस आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है या सुपर सेट गिवन है, पी जो है एक सेट गिवन है, क्यू जो है एक सेट गिवन है। आपसे पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश की वैल्यू पूछ रहा है, आपसे पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो पी डैश का मतलब क्या होगा? पी डैश का मतलब होगा यूनिवर्सल में से, माने एस में से पी को माइनस कर दे, एस में से पी को माइनस कर दे, तो एस में से पी को माइनस कर देंगे तो 0 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, बाकी एस के एलिमेंट उतार देंगे। 1 3 4 कट चुका है, 5 6 कट चुका है, 7 और 9। ये आ गया पी डैश। इसके बाद बात करें क्यू डैश की, तो क्यू डैश का मतलब क्या होगा? क्यू डैश का मतलब क्या होगा? क्यू डैश का मतलब क्या होगा? क्यू डैश का मतलब होगा एस में से क्यू को माइनस कर देंगे, तो एस में से क्यू को माइनस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 हटा दीजिए, बाकी एस के एलिमेंट उतार दीजिए, तो 0 6 7 8 9, 0 6 7 8 और 9, ये क्यू डैश आ गया। ये कह रहा है इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में मुझे कॉमन सिर्फ 7 और 9 दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट 20 लाइक मैथ्स, 18 लाइक साइंस एंड 12 लाइक बोथ। तो हमने यहां पे फटाफट से सर्कल बना लिए। ये मैं इसे कभी भी फॉर्मूले से नहीं करना चाहता। ये हो गया मैथ्स, ये हो गया साइंस, और वो कह रहा है 12 लाइक बोथ, तो सबसे पहले 12 यहां कर दिया। अब वो कह रहा है 20 लाइक मैथ्स, माने ये पूरा सर्कल 20 का है, यहां छोटा सा 20 लिख लिया, ठीक है ना। 20 में से 12 ये है, तो ये वाला पार्ट कितना रह जाएगा? ये वाला पार्ट रह जाएगा 8। और 18 लाइक साइंस, माने ये टोटल सर्कल कितने का है? 18 का, इसमें से 12 ये है, तो ये वाला पार्ट कितना रह जाएगा? ये वाला पार्ट रह जाएगा 6। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक नो सब्जेक्ट। अब जरा देखिए इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना हुआ? इन तीनों का सम कितना हुआ? सब 26। कितना हुआ? 26। माने 26 ऐसे बच्चे हैं ये जो कि या तो मैथ्स को पसंद करते होंगे या साइंस को पसंद करते होंगे या दोनों को पसंद करते होंगे, जबकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 30। तो 4 बच्चे ऐसे होंगे जो ना ही मैथ्स को पसंद करते होंगे ना ही साइंस को पसंद करते होंगे। माने यहां पे क्या बन जाएगा? इधर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये माने 4 बच्चे ऐसे होंगे जो यहां लाई करते होंगे, जो यहां वाले पोर्शन में लाई करते होंगे, जो इन दोनों सर्कल में नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने छाट के दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। डी ओवर डी एक्स ऑफ, सबसे पहले इस e की पावर 2 log x को मैं log x स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ या ना? इस e की पावर 2 log x को मैं, भाई ये 2 आगे कब आया होगा? जब ये इसकी पावर में होगा। अच्छा यहां कुछ नहीं है तो बेस e माना जाएगा। अब जरा याद करिए एक प्रॉपर्टी को कि a टू द पावर log b टू द बेस है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम,
तो इसकी वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू किसके बराबर होती है? बी की बराबर। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉगरिथम में पढ़ाई है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होती है? बी के बराबर होती है। माने यहां देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी? इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी? एक्स स्क्वायर के। माने आपसे पूछा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 2x। देखा आपने, क्वेश्चन देखने में कितना अजीब लग रहा था लेकिन क्वेश्चन कितना इजी है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू अ डिनर। भाई एक पर्सन के 8 दोस्त हैं और वो एक या एक से ज्यादा दोस्तों को डिनर पे इनवाइट करना चाहता है। तो अगर किसी एक दोस्त को इनवाइट करता तो होता 8C1, 2 को इनवाइट करता तो 8C2, 3 को इनवाइट करता तो 8C3, और कितनों को इनवाइट कर सकता है? 8 के 8 दोस्त को भी इनवाइट कर सकता है, माने 8C8। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? भाई इसकी वैल्यू होगी, ये देखिए जरा याद करिए, ये होता था NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू सो ऑन टू NCN। ये किसके बराबर होता था? 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8 माइनस 1। 2 टू द पावर 8 का मतलब 256, माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 255। आंसर क्या आ जाएगा? 255। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है NC8, ये CN8 का मतलब हो गया NC8 बराबर NC6। जरा याद करिए, इफ NCX बराबर NCY के, देन n इज इक्वल टू क्या होता है? x प्लस वाई। देन n इज इक्वल टू क्या होता है? x प्लस वाई। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 प्लस 6 माने 14। n की वैल्यू कितनी आ गई? 14। लेकिन आपसे n की वैल्यू नहीं पूछी गई है, आपसे पूछा गया है NC2। NC2 का मतलब हो गया 14C2। 14C2 का मतलब 14 इंटू 13 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 91। आंसर आ गया 91। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा सर। इन हाउ मेनी वेज 4 men and 3 women आर अरेंज एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल पर अरेंज करना याद करिएगा। राउंड टेबल पे जब भी कभी अरेंजमेंट की बात आती है तो हमेशा हम क्या करते हैं? एक पर्सन को फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना भाई। कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट की बात होगी तो हमेशा सबसे पहले एक पर्सन को फिक्स कर दिया जाएगा, उसके बाद अरेंजमेंट किए जाएंगे। अब मैन है 4, वुमेन है 3। वो कह रहा है इफ द वुमेन ऑलवेज सिट टुगेदर, तो सबसे पहले 3 वुमेन को क्या मान लेंगे? एक पर्सन मान लेंगे। 3 वुमेन को क्या मान लेंगे? एक पर्सन। एक ये और 4 ये कितने हो गए? टोटल हो गए 5। माने 5 पर्सन को राउंड टेबल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। भाई एक को तो फिक्स कर दिया जाएगा, 5 पर्सन को राउंड टेबल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। ये लेकिन ये तीनों वुमेन आपस में भी अरेंज हो सकती है। इंटू में कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, माने 24 इंटू 6 144। 144 तो किसी में इसमें कोई भी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीस। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीस। बात समझ में आ गई? भाई 4 ये, एक ये, 5 पर्सन को राउंड टेबल पर अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, और ये 3 वुमेन आपस में अरेंज होंगे इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो आंसर आएगा 24 इंटू 6 144। ना ही इसका आंसर 144 होगा, ना ही इसका, तो आंसर होगा नन ऑफ दीस। बात समझ में आ गई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago be subtracted from twice his present age, the result would be equals to his present age. Find age percentage. अब चाहे तो आप इसे डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चाहे तो पहले आप इसकी इक्वेशन बना लीजिए, उसके बाद पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लीजिए। अब वो कह रहा है इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago, तो ए में से हम 6 साल माइनस कर देते हैं। थ्राइस ऑफ एज 6 years ago माने 6 साल पहले ए की जो एज थी उसका थ्राइस। बी सब्ट्रैक्टेड, इसे सब्ट्रैक्टेड किया जाए, माने इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाए। बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किस में से? ट्वाइस हिज परसेंटेज, माने 2a में से सब्ट्रैक्ट किया जाए। द रिजल्ट वुड इक्वल्स टू हिज परसेंटेज, तो उसकी जो एज निकल के आएगी वो a के बराबर आएगी। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा
2a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल्स टू a। तो ये माइनस का a बचा, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2a बराबर 18, तो a की वैल्यू 9। a की वैल्यू कितनी आ गई? 9 ईयर्स। एक तो ये हो गया। एक ऑप्शन से भी कर सकते थे भाई, थ्राइस ऑफ एज 6 ईयर्स एगो, तो 6 साल पहले a की एज कितनी होगी? 3 साल, उसका थ्राइस माने 9 साल। ठीक है ना। बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस इज परसेंटेज, इसके ट्वाइस में से माने 18 में से माइनस करिए तो क्या बचेगा? परसेंटेज ही बचेगी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन। अल्फा और बीटा के रूट्स माने अल्फा एंड बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स है। तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी हुई? 2, b की वैल्यू कितनी हुई? -4, और c की वैल्यू कितनी हुई? -1। आपसे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले देखिए यहां एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c अपॉन a। तो मैंने डिवाइड में है तो इंटू लगा के a अपॉन c लिख दू। a कितना है? 2, और c कितना है? -1। माने ये जो एलसीएम है अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है? c अपॉन a। ये डिवाइड में है, जब डिवाइड में है तो डिवाइड की चीज को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा। तो पहले c अपॉन a था, तो अब a अपॉन c हो जाएगा। a कितना है? 2, और c कितना है? -1। ऊपर क्या आएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब जरा याद करिए मैक प्रॉपर्टी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है? ये होता है 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। 3abc, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 माइनस का, और 24 1 जा 24, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 24 माइनस बी क्यूब, -4 का क्यूब कितना होगा? 64, माइनस का -4 का क्यूब अगर आप करते हैं तो कितना आएगा? माइनस का 64, और यहां माइनस पहले से, तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस का 64 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब 2 का क्यूब 8, ये 2 4 जा कैंसिल हो गया, ये हो गया 88 अपॉन 4, और ये माइनस का 1 ये वाला। तो आंसर कितना आ जाएगा? -22 माने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया बी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको इसे सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या बचेगा। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों तो ये दिख रहा है आपको कि भाई लॉग की प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। जो चीज प्लस में कब आई होंगी? जब ये मल्टीप्लाई में होंगी। माइनस में कब आई होंगी? जब ये डिवाइड में होंगी। अगर लॉग के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसे पावर में ले जाएंगे, बस इतना ही काम करना है। तो जरा देखिए ये हो जाएगा लॉग 75 को लिख लेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 16 को लिख लेंगे 2 की पावर 4। इसके बाद जरा देखिए माइनस लगा हुआ है, सबसे पहले तो इस 2 को काट के यहां स्क्वायर लिख ले, ठीक है ना। और माइनस का मतलब क्या होगा? ये 100% डिवाइड में होंगे, तो मल्टीप्लाई लगा के इसे पलट दे, माने 9 का स्क्वायर ऊपर आएगा। 9 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 3 की पावर 4, और 5 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। हाथों हाथ मैंने जो माइनस वाली चीज थी, माइनस का मतलब क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n का मतलब क्या होता है? लॉग m अपॉन n। तो डिवाइड की चीज को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो पलट दिया, 5 अपॉन 9 की जगह 9 अपॉन 5 का स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आ गई? फिर लिखा हुआ है प्लस, माने सीधे सीधे मल्टीप्लाई में आएगा। 32 अपॉन 243, 32 का मतलब 2 की पावर 5, और 243 का मतलब 3 की पावर 5। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 3 की पावर 5 से तो 3 की पावर 5 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 की पावर 5 4 है नीचे, और यहां 2 की पावर 5 मतलब 2 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? log 2। आंसर क्या आ जाएगा? log 2। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करनी है 9 की पावर 2x, और यहां 27 यहां 3, माने कुल मिला के 3 की पावर बन रहा है। तो दोनों तरफ बेस को बराबर कर ले, फिर पावर को इक्वेट कर दे, अपने आप x की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 की पावर ये क्या हो जाएगा? 4x। भाई कैसे हो गया? 9 का मतलब क्या हुआ? 3 का स्क्वायर की पावर कितना है? 2x है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल्स टू ये 3 की पावर कितना है? 3 माइनस, क्योंकि डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, -x -2। अब जब बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी,
तो पावर्स b बराबर होंगी, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स। 4x बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो ये माइनस का x इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 5x बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, माने b इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, इफ 25 to the power 150 बराबर 25 into x to the power 50, then find the value of x। फिर हमें देख रहा है ये 5 की पावर 1 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर की पावर 150, माने कुल मिला के इसे काट के लिख दे 5 की पावर 300। 5 की पावर कितनी लिख दे 300, भाई पावर के ऊपर पावर तो पावर की मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज इक्वल्स टू, अब इस 25 का मतलब हुआ 5 का स्क्वायर और ये x की पावर 50 है। बात समझ में आ गई, माने 5 की पावर 300 इज इक्वल्स टू ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी 100 और ये x की पावर कितना रहेगा 50, ठीक है ना। अब यहां से ये पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, कितनी रह जाएगी 200, कितनी रह जाएगी 200। भाई 300 में से 100 क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा। भाई 5 की पावर 300 अपॉन 5 की पावर 100 का मतलब 5 की पावर 300 माइनस 100 200 रह जाएगा। अब जरा देखिए ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखिए, x की पावर 50 बराबर 5 की पावर 200, तो जब कभी भी पावर इक्वल के अदर साइड में जाती है तो पावर क्या हो जाती है रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो 5 की पावर 200 अपॉन 50 हो जाएगा, कितना हो गया 4, माने x की वैल्यू कितनी होगी 5 टू द पावर 4, x की वैल्यू कितनी होगी 5 टू द पावर 4। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, यहां भी पावर को इक्वेट ही करना है। भाई सबसे पहले यहां देखिए, यहां आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं, यहां पे कुल मिला के 3 बेस है, कौन कौन से 2 3 और 5। तो सबसे पहले 2 की पावर को कैलकुलेट करते हैं, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा x प्लस 3। अच्छा 2 और यहां पे भी आएगा, भाई 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो प्लस y प्लस 1, प्लस y प्लस 1, और 2 कहां आएगा यहां आएगा, तो ये डिवाइड में है माइनस x माइनस 1, और 2 कहां आएगा यहां आएगा माइनस y माइनस 3। अब जरा चेक करिए, सबसे पहले तो 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, y से y कैंसिल और x से x कैंसिल, माने 2 की पावर तो बच गया 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब बात करते हैं 3 की पावर की, तो 3 की पावर 2x माइनस y ये रहा प्लस y प्लस 1 ये रहा, माने 2x माइनस y प्लस 1, ठीक है ना। और 3 कहां आएगा, एक 3 इसमें आएगा, एक 3 इसमें आएगा, तो माइनस x माइनस 1, माइनस x माइनस 1, और यहां पे माइनस x, तो ये x 2x कैंसिल, y से y कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 3 की पावर की क्या बचा 0 बचा। अब रह गई 5 की बारी, 5 की बारी, तो 5 में यहीं पे लिख लेते हैं इंटू 5 में, 5 की पावर एक तो ये रही x प्लस y प्लस 3, और यहां पे है 5 यहां पे है, क्योंकि 10 का मतलब हो गया 2 5 इंटू 2 और 15 का मतलब हो गया 5 इंटू 3, तो x प्लस y प्लस 3 ये भी हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर क्या होगा 1। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है A takes 4 hours to cover a distance of 80 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो A को 4 घंटे लगते हैं 80 किलोमीटर को तय करने में, तो A की स्पीड कितनी होगी। भाई स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 80 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी किसकी A की, ये A की स्पीड हो गई। एंड B टेक 5 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस, और B को कितने घंटे लगते हैं 5 घंटे लगते हैं, तो स्पीड ऑफ B कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ B कितना हो जाएगा सर 80 अपॉन 5 का मतलब हो गया 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, ये B की स्पीड हो गई। अब वो कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस वुड A कवर मोर देन B इन 15 आवर्स। तो 15 घंटे में B जो है वो A से कितनी डिस्टेंस कम कवर करेगा। तो भाई इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है 4 किलोमीटर पर आवर का, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है 4 किलोमीटर पर आवर का। तो 15 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर होगी 15 इंटू 4, भाई 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप चल रहे हैं तो 15 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे 15 इंटू 4 माने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इनकी डिस्टेंस का डिफरेंस भी कितना होगा 60 किलोमीटर का होगा। बात समझ में आ गई। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 वो कह रहा है द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट इज पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरी एज द नंबर ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। माने क्या होता है ना, जैसे बिल आता है आपके घर में बिजली का, तो उसमें कुछ तो फिक्स चार्ज होता है और कुछ चार्ज होता है कि जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आप यूज करेंगे उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। ठीक है ना, बिल्कुल वही ये बात कह रहा है। वो कह रहा है व्हेन इन अ सर्टेन मंथ 540 यूनिट्स आर कंज्यूम द बिल इज रुपीज 1800। माने जब आप 540 यूनिट का यूज करते हैं, जब आप 540 यूनिट का यूज करते हैं तो आपका जो बिल आता है वो आता है रुपीज 1800 का। और इन अनदर मंथ 620 यूनिट्स आर कंज्यूम द बिल इज रुपीज 2040। और अगर आप 620 यूनिट का यूज करते हैं तो आपका जो बिल आता है वो आता है रुपीज 2040। मतलब देखा जाए, अगर मैं बात करूं, बाकी सबकी बात छोड़ दीजिए, तो देखा जाए 80 यूनिट की वजह से बिल कितना इंक्रीज हुआ ये पता लग जाएगा। 80 यूनिट की वजह से बिल कितना इंक्रीज हुआ, 240 रुपए। भाई देखिए ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 80 यूनिट। माने 80 यूनिट की वजह से बिल कितना इंक्रीज हुआ, बिल कितना इंक्रीज हुआ, 240 रुपए। माने 1 यूनिट की वजह से बिल कितना इंक्रीज होगा, 3 रुपए। 1 यूनिट की वजह से बिल कितना इंक्रीज होगा, 3 रुपए। अरे वाह, देखिए ना, इसे कहते हैं दिमाग। हमने पता कर लिया कि 1 यूनिट की वजह से 3 रुपए का खर्चा आता है। 1 यूनिट पे कितना खर्चा आता है, 3 रुपए का। तो 540 यूनिट पे कितना खर्चा आना चाहिए था, 540 यूनिट पे कितना खर्चा आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 540 इंटू 3 कर लेंगे। 540 इंटू 3 कितना आ गया, 1620। माने कायदे में 540 यूनिट पे खर्चा कितना आना चाहिए था, 1620 रुपए का। लेकिन खर्चा आ कितना रहा है, 1800 रुपए। इसका मतलब 180 रुपए की क्या होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। इसका मतलब 180 रुपए की फिक्स कॉस्ट होगी। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, ये आ गई 180 रुपए। फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 180 रुपए। अरे वाह, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब वो कह रहा है इन येट अनदर मंथ 500 यूनिट्स आर कंज्यूम। तो बताइए बिल कितना होगा। तो भाई 180 रुपए तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस 500 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 1500। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, 1680 रुपए। बात खत्म हो गई, बात समझ में आ गई। इसमें मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, एक जनरल क्वेश्चन हो, ये आपसे पूछना चाहिए, ये बिल्कुल पूछना चाहिए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है ऐसी। बात समझ में आ गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वो कह रहा है इफ फाइंड इन व्हाट रेशियो will the total wages of the worker be factory be increase or decrease in the direction the number of workers in the ratio this and increment in their wages this। भाई फिर वही वाली बात, अगर हम बात करें टोटल वेजेस की, भाई अगर एक फैक्ट्री में मान लीजिए 5% काम करते हैं और एक पर्सन को आप 2000 रुपए देते हैं, तो टोटल वेजेस क्या होंगे, 5 into 2000। माने टोटल वेजेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू वेजेस ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू वेजेस ऑफ वर्कर्स। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स को तो क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है 15:11 में, तो यहां पे आ जाएगा 15/11। और वेजेस ऑफ वर्कर को इंक्रीज किया गया है 22:25 में, तो इंटू 22/25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 11 2 जा और ये 15 3 जा, ये 5 जा। आंसर कितना आ जाएगा, 6:5। आंसर कितना आ जाएगा, 6:5। माने सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। A/B, B/C, C/D पूछ रहा है। वो कह रहा है A/B, C/D पूछ रहा है, क्या आएगा। भाई इसको दो तरीके, या तो आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसे डायरेक्टली, भाई A/B कितना है आपका, 2/3, B/C कितना है आपका, 4/5, C/D कितना है आपका, यह है 6/7। तो सबसे पहले तो इन दोनों में क्या कॉमन, B कॉमन। यहां B कितना है, 3, यहां कितना है, 4, तो यहां इंटू 4 कर दें, यहां इंटू 3 कर दें। ठीक है ना। अब मतलब ये हो गया 8/12 और ये हो गया 12/15। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन, C कितना है यहाँ, 15, यहां कितना है, 6। अब देखिए जरा, बराबर करना है तो हम एक काम करें, इसको तो हम कर दें इंटू 5, तो 6 5 30, यहां इंटू 5,
और यहां करें इंटू टू, यहां पे भी इंटू टू, यहां पे भी इंटू टू और यहां पे भी इंटू टू, माने कुल मिला के कितना हो जाएगा देखिए 16/24, 24/30 और ये हो जाएगा 30/35। माने ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी कितना हो जाएगा 16, 24, 30, 35। 16, 24, 30, 35 का मतलब आंसर हो गया इसका सी। 16, 24, 30, 35 का मतलब आंसर हो गया इसका सी। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसे ऑप्शन से कैसे कर सकते थे जरा ध्यान दीजिएगा भाई। पहले अगर हम बात करें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं उसको, तो ए रेशो बी कितना है 2:3, ए रेशो बी कितना है 2:3। अगर सी ऑप्शन है तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। कैसे? अब जरा देखिए, ए रेशो बी, ए अपॉन बी कितना होता 16/24। क्या ये 2:3 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। अच्छा, बी रेशो सी कितना है 4:5, बी रेशो सी, बी रेशो सी माने ये बी ये सी, तो 24/30, 24/30। क्या ये 4:5 बन रहा है? जरा चेक करिए किसकी टेबल से कट जाएगा। ये कट जाएगा 6 की टेबल से, 4 जा और 5 जा, बिल्कुल 4:5 बन रहा है। और सी रेशो डी 6:7 है, सी रेशो डी 6:7 माने 30/35, 30/35 किसकी टेबल से कट जाएगा 5 की टेबल से, 6 और 7। जरा देखिए, चेक करिए, वेरीफाई कर रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो मैंने कहा ना कि आप चाहे तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की वो कह रहा है द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज। इसका मैक्सिमम सम, सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए, तो ये सीरीज घटती हुई सीरीज है, ये सीरीज एक घटती हुई सीरीज है। जैसी ये नेगेटिव में जाएगी भाई, जब तक जीरो नहीं आ रहा तब तक तो सम जुड़ता रहेगा, लेकिन जैसे ये नेगेटिव में जाएगी इसका सम क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इसका सम क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। माने हमें देखा जाए सिर्फ 0 तक का सम निकालना होगा, या माने पॉजिटिव टर्म तक का सम निकालना होगा, उसके बाद नेगेटिव टर्म को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो ये जरा देखिए 40, 36, 32 माने इसका सम निकालना है हमें, अप टू सो ऑन टू कहां तक, 0 तक। अब सबसे पहले तो ये पता करें जीरोस की कौन सी टर्म है भाई, सम निकालना है तो जीरोस की कौन सी टर्म है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, 0 - 40 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितने का हुआ -4 + 1, माने ये कट गया, ये आ जाएगा ऊपर -40, ये कितना आ जाएगा 11 प्लस वो सॉरी 10 + 1 11 आ गया, माने कितनी टर्म्स होंगी 11 टर्म्स होंगी। अब सम ऑफ 11 टर्म्स क्या होगा, 11/2 ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट 40 + 0, तो कितना आ जाएगा ये 220 आंसर हो गया 220। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 वो कह रहा था सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 100 to 300 विच आर डिविजिबल बाय 5। भाई वो कह रहा है उन सभी नंबर्स का सम बताइए 100 से 300 तक। अगर ये लिखा होता फ्रॉम बिटवीन 100 and 300 तो ना ही 100 इंक्लूड होता ना ही 300, चाहे 5 से डिविजन होता या नहीं होता, लेकिन लिखा है फ्रॉम 100 to 300 तो 100 को भी इंक्लूड करेंगे और 300 को भी इंक्लूड करेंगे अगर वो 5 से डिविजन हो जाता है तब। तो पहला नंबर कौन सा होगा, 5 से डिविजन होने वाला 100 ही होगा। दूसरा कौन सा होगा 105, नेक्स्ट कौन सा होगा 110 और कहां तक जाएगा 300 तक। तो सबसे पहले इन सब का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। अब n क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट, 300 - 100 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितने का है 5 का + 1, तो ये हो जाएगा 41। कितना आ जाएगा 41, n की वैल्यू कितनी आ गई 41, माने हमें निकालना है सम ऑफ 41 टर्म्स, हमें निकालना है सम ऑफ 41 टर्म्स। तो क्या हो जाएगा 41/2 डिवाइडेड बाय वो, और क्या आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो गया 400, माने कट जाएगा 200, आंसर आ जाएगा 41 × 200, 41 × 200 8200, माने आंसर हो गया सी। आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द सम ऑफ द सीरीज 1 - 1 + 1 - 1। ये सर बड़ा 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 अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्या सोचते हैं 0 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 को कितनी बार भी जोड़ोगे 0 आएगा, इंफिनिटी तक जा रहा है। नहीं सर, इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर किसी भी हालत में 0 नहीं होगा। ये एक जीपी बन रही है, ध्यान से देखिए,
यहां पे किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो सेम है, -1 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो -1 और 1 डिवाइड बाय -1 करेंगे तब भी कितना आएगा -1। माने ये एक जीपी है और किसी जीपी के सम ऑफ इनफाइनाइट की बात करें तो किसके बराबर होता है, a/1 - r। किसी जीपी के इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात करें तो किसके बराबर होता है, a/1 - r, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो कितना आया, -1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है दोस्तों। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अ सम ऑफ ₹46,875 was lent out at simple interest and at the end of 1 year 8 month the total amount was इतना। माने देखा जाए 1 साल 8 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। 1 साल 8 महीने का डिफरेंस के 1 साल 8 महीने के बीच में इनको कितना इंटरेस्ट मिला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। बात समझ में आ गई। तो इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट बना 3,125, प्रिंसिपल कितना है 46,875, टाइम कितना है 1 साल 8 महीने, तो 8 डिवाइड बाय 12 कर ले, यहां पे ये 2 जा ये 3 जा, माने ये आ जाएगा 5/3 ईयर्स। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा होगा और क्या पूछ सकता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन PT। SI कितना है, SI है सर 3125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है 46875 और टाइम कितना है, इसे चाहे तो 1.66 लिख लीजिए, चाहे 5/3 ऊपर लिख लीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3125 इंटू 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 46875 और डिवाइड बाय 5। 4 इज द करेक्ट आंसर, माने 4% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। वो कह रहा है 2 इक्वल सम ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड इन 2 डिफरेंट बैंक्स ईच एट 12% पर एनम फॉर 8 years एंड 3.5 years रेस्पेक्टिवली। माने 2 इक्वल सम थे, दो इक्वल सम थे, माने P और P 2 इक्वल सम है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 12%। एक को 8 साल के लिए जमा किया गया और एक को 3.5 साल के लिए जमा किया गया। वो कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट इज ₹540, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो कितना है ₹540। तो बताइए P की वैल्यू क्या होगी। भाई इंटरेस्ट का डिफरेंस क्यों आया होगा, क्योंकि ये टाइम का डिफरेंस है, क्योंकि रेट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो इस टाइम डिफरेंस की वजह से इंटरेस्ट का डिफरेंस आया होगा। तो टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, सर ये हो गया 4.5 साल, माने 4.5 साल का इंटरेस्ट 12% के हिसाब से किसके बराबर है, 540 रुपए के बराबर है। P की वैल्यू पूछ रहा है तो P बराबर क्या होगा, भाई कुछ नहीं लिखा है तो कंपाउंडेड थोड़ा ना है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो P बराबर क्या होगा SI इंटू 100 अपॉन RT। SI कितना हो गया सर 540 इंटू 100, R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टाइम कितना है 4.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 540 इंटू 100 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 4.5, 1,000 रुपए आ गया, 1,000 रुपए आ गया। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 सर कह रहा है ₹5,000 इज इन्वेस्टेड इन अ टर्म डिपॉजिट स्कीम that fetches interest 6% per annum compounded quarterly. Okay, what will be the interest after 1 year? वो कह रहा है कि 1 साल बाद इसका इंटरेस्ट क्या होगा। अच्छा सर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, भाई सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या निकाल ले, अमाउंट निकाल ले। अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है 5,000 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% पर एनम है, लेकिन कंपाउंडेड क्या है क्वार्टरली, तो 6 डिवाइड बाय 400 की पावर कितनी हो जाएगी 4। एक साल में 4 क्वार्टर, क्योंकि टाइम कितना है 1 साल दे रखा है, तो 1 साल में कितने क्वार्टर 4 क्वार्टर। ये तो अमाउंट निकल के आया। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो जो निकल के आएगा उसमें से क्या करें, प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो जरा फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 400 प्लस 1 इंटू 2 3 4 इंटू 5000 माइनस 5000, माने कुल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल आया, रुपीज 306.81, रुपीज 306.81। वैसे तो आंसर सी हो चुका है क्योंकि देखिए और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इन टोटलिटी व्हाट शुड यू पे, आप टोटल में कितना पे कर रहे हैं, दैट इज नोन टू बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता, EI इज इक्वल टू क्या होता, 1 प्लस 6/400 की पावर 4, एक साल में 4 बार लगेगा, माइनस 1 और इंटू 100। ठीक है ना भाई, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इन टोटलिटी व्हाट शुड यू पे, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 400 प्लस 1 इंटू 2 3 4 माइनस 1 और इंटू 100, माने 6.136। देखिए 6.136 इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है Z इन्वेस्ट ₹10,000 एवरी ईयर। जरा ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है भाई। एवरी ईयर जमा कर रहा है, हर साल 10,000 रुपए जमा कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब इन एडवांस में पेमेंट कर रहा है। जब कभी भी एडवांस में पेमेंट होता है, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में पेमेंट होता है, तो जो भी आप जैसे क्वेश्चन करते हैं करिए, ठीक है ना। अगर ए निकालना होगा तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, और एन्युटी की वैल्यू निकालनी होगी तो 1 प्लस आई से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ गई। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, ये हमें याद रहेगा कि ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। अब एन्युटी कितने की है, 10,000 रुपए की है। तो Z इन्वेस्ट ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। ठीक है, वो कह रहा है सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। आपसे इसकी फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, माने किसका केस हुआ, इन्वेस्टमेंट का केस हुआ। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होगा भाई, ये होगा R इंटू एस सब एन एट द रेट ऑफ आई, R इंटू एस सब एन एट द रेट ऑफ आई। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगा 1 प्लस आई की होल पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आई, 1 प्लस आई की होल पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आई। तो पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 1.08 की होल पावर 10 माइनस 1 अपॉन 100। तो ये देखिए जरा, ये वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 2.51892500, तो ये सीधे सीधे वैल्यू लगा दे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2.15892500 माइनस 1 डिवाइड बाय आई कितना है, सॉरी यहां 100 नहीं है, 0.01 है, 0.08 है, ठीक है ना, डिवाइड बाय 0.08, ये आ गया 14.48। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 14.4865625, ठीक है ना, ये वैल्यू निकल आई। और एन्युटी कितने की है सर, 10,000 की, तो इंटू 10,000 कर दे, कितना आ गया, माने फ्यूचर वैल्यू कितनी आ गई, फ्यूचर वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई ₹144,865.625। लेकिन ये जो आंसर निकल के आया दोस्तों, ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो रेगुलर एन्युटी का आंसर हुआ। जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो मैंने आपसे कहा था जो भी आप वैल्यू निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू, उस वैल्यू की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 प्लस आई से करेंगे। माने ये आपका फाइनल आंसर नहीं हुआ, फ्यूचर वैल्यू फाइनल क्या होगी, दैट इज इक्वल टू जो भी आंसर निकल के आया फाइनल फ्यूचर वैल्यू, तो प्रीवियस फ्यूचर वैल्यू की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 प्लस आई। आई का मतलब यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 0.08, तो इसकी मल्टीप्लाई 1.08 से कर दीजिए, माने आंसर आएगा 156,454। 156,454 माने बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आ सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वाली बात ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब वो क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का है, तो जैसे अगर आप फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं वैसे निकालिए, और जो भी आंसर निकल के आएगा उसकी 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आपको आर कैलकुलेट करना होगा तो आर जैसे आप कैलकुलेट करते हैं करिए, लेकिन जो भी आंसर निकल के आएगा उसकी 1 प्लस आई से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
24। सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है मशीन कॉस्ट रुपीज 5,20,000 विद एन एस्टिमेट लाइफ ऑफ 25 ईयर। एक मशीन की कॉस्ट है 5,20,000 और उसकी लाइफ कितनी बताइए, 25 साल की। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट अ न्यू मॉडल एट 25% हायर कॉस्ट आफ्टर 25 ईयर। माने इसने कहा 25 साल बाद, भाई एक मशीन की वैल्यू है 5,20,000, ठीक है ना, 25 साल उसकी बात, 25 साल उसकी लाइफ है। 25 साल बाद आपको नई मशीन की जरूरत होगी, तो जो नई मशीन है वो जो है वो 25% हायर कॉस्ट की है। तो अगर मैं आपसे कहूं नई मशीन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, 5,20,000 का 125% निकाल लीजिए। माने आपको 25 साल बाद 6,50,000 की जरूरत पड़ेगी। आपको 25 साल बाद 6,50,000 की जरूरत पड़ेगी। माने फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए होगा, 6,50,000। वो कह रहा है विद स्क्रैप वैल्यू और रियलाइजेशन 25,000। लेकिन ये कह रहा है जो पुरानी मशीन है वो 25,000 स्क्रैप वैल्यू में चली जाएगी, तो माने 6,50,000 में से 25,000 हमें मिल जाएंगे। माने फ्यूचर में हमें कितना पैसा चाहिए होगा, 6,25,000 रुपए चाहिए होगा। माने आफ्टर 25 ईयर्स हमें कितना पैसा चाहिए होगा, आफ्टर 25 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स हमें वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड होगी, वैल्यू रिक्वायर्ड या अमाउंट रिक्वायर्ड कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू ₹6,25,000। 6,25,000 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। वो कह रहे हैं व्हाट अमाउंट शुड असाइड एवरी ईयर, हर साल कितना पैसा जमा करें जिससे यह पैसा नसीब हो जाए, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है। माने ये किसका केस हुआ, इन्वेस्टमेंट का केस हुआ। भाई आज से ही हम पैसा जमा करना शुरू कर रहे हैं और हमें 25 साल बाद कितना चाहिए, 6,25,000 रुपए चाहिए। तो वो कह रहा है आज से कितना पैसा जमा करना शुरू करें हर साल, जिससे 25 साल बाद हमें 6,25,000 रुपए मिल जाए, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, 3.5% पर एनम का हो। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी हो गई सर, 6,25,000 इज इक्वल्स टू एन्युटी की वैल्यू हमें पता नहीं, और एस सब एन कितना है 25 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3.5%, माने 0.035, ठीक है ना। अब बस क्या करना है, इस S7 एट द रेट ऑफ आई की वैल्यू निकालनी है, इस 6,25,000 के डिवाइड में डालना है, आर की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको मैं रब कर देता हूं इधर वाले पार्ट को। तो जरा देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जरा ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू होगी 1.035 की होल पावर 25 -1 डिवाइड बाय 0.035, ठीक है ना। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और जो भी निकल के आए 6,25,000 के डिवाइड में डाल दीजिए, ठीक है ना। तो पहले ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.035 इंटू 2 3 4 5 इंटू 2 3 4 5, 25 हो गया भाई, पावर 5 की पावर 5, ठीक है ना, 25 हो गया, -1 डिवाइड बाय 0.035, माने कुल मिला के ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 38.9498566, ऐसे करके वैल्यू आ रही होगी, और 905, ठीक है ना, ये वैल्यू निकल आई। अब इस वैल्यू को 6,25,000 के डिवाइड में डाल दीजिए, तो 6,25,000 डिवाइड बाय एमआरसी मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो 16,046 रुपए की किस्त आ रही है, माने 16,050 रुपए कह सकते हैं, 16,050 रुपए कह सकते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर होता स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो जो ये आंसर निकल के आया 16,050 रुपए, इसे 1+i से डिवाइड करते, क्यों, क्योंकि अब आर की वैल्यू निकालनी है। अगर फ्यूचर वैल्यू की वैल्यू निकालनी होती तो 1+i से डिवाइड करते हैं, आर की वैल्यू निकालनी होगी तो 1+i से इंटू वो सॉरी ए की वैल्यू निकालनी होगी तो 1+i से मल्टीप्लाई करते हैं, और आर की वैल्यू निकालनी होगी तो 1+i से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ गई। फिलहाल ये तो सिंपल क्वेश्चन है, रेगुलर एंट्री का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 16,046 का है, 16,050 का, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4-5 रुपए का अंतर चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए माने मैथ्स के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए, 25 क्वेश्चन मैथ्स के थे वो हमने फिनिश कर लिए। अब बाकी के 25 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिस्टिक्स के हैं। सर क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सर मीन ऑफ एक्स माने एक्स बार, मीन ऑफ एक्स का मतलब एक्स बार,
मीन ऑफ वाई माने वाई बार, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई माने बी एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई माने आर, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये आर क्या क्या है, ये क्या क्या है सर, ये है 20, ये है 25, ये है 0.48, ये है 0.6 और ये है 4। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई पूछ रहा है। मतलब आप देख रहे हैं क्वेश्चन देने का तरीका है, आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई पूछ रहा है। अब जरा ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई क्या होगा, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन मीन ऑफ वाई इंटू 100%। तो देखिए मीन ऑफ वाई तो हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नहीं है। तो अब जरा ध्यान दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है हमें, तो जरा ध्यान दीजिए बी एक्स वाई आर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पता करना तो क्या इसमें कोई रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है सर, बी एक्स वाई इज इक्वल टू होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। भाई एक्स वाई है तो एक्स ऊपर वाई नीचे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन तीनों की मदद से हम यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैलकुलेट कर ले। तो बी एक्स वाई कितना है 0.48, आर की वैल्यू कितनी है 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो इसको क्रॉस करके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 4 अपॉन 0.48। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर पे, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 4 डिवाइड बाय 0.48, ये आ गई 5। ये कितनी वैल्यू निकल आई 5। बस अब तो खेल ही खत्म हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना आया 5, मीन ऑफ वाई कितना है 25 और इंटू 100%, ये 4 सा कट गया, आंसर आ गया 20 क्या परसेंट, आंसर क्या आ गया 20%। तो देखने में कितना अजीब सा क्वेश्चन लग रहा था, क्वेश्चन में जबकि कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, फॉर अ ग्रुप ऑफ, इसको रब कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 आइटम्स, फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 आइटम्स माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, मीन कितना है, मीन कितना है, मीन, इसको रब करके मीन लिखे, मीन कितना है, मीन इज इक्वल टू 45.2, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 19.59, ठीक है ना, एंड मॉड, मॉड कितना है, मॉड है 43.7। वो कह रहा है देन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट इज इक्वल टू क्या होता है, मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। मीन पता है, मॉड पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो निकल ही जाएगा। क्या हो जाएगा, मीन माइनस मॉड माने 45.2 माइनस 43.7, 45.2 माइनस 43.7 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 19.59, 19.59 और इंटू 100% और कर दीजिए, इंटू 100% और कर दीजिए। जरा वैल्यू कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, 45.2 माइनस 43.7 डिवाइड बाय 19.59 और इंटू 100, यह आ गया 7.65, 7.65 या 0.07 कह सकते हो, डिवाइड बाय वो इंटू 100 मत कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 0.076, 0.076 का मतलब अप्रोक्सीमेट पर 0.08 बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट में 0.08 बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या कह रहा है, द अर्थमेटिक मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन, माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 40, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन कितना हो गया 25, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 4। वो कह रहा है देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज, माने आपसे पूछ रहा है समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए,
भाई यही तो कहेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एक्स का मतलब यहां ऑब्जर्वेशन से है। तो अब जरा देखिए स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड एविएशन बराबर होता है अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, में से क्या करते हैं एक्स बार का होल स्क्वायर क्या करते हैं माइनस करते हैं। अब स्टैंडर्ड एविएशन कितना है 4, तो डायरेक्ट वो साइड क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर दे, तो 4 का स्क्वायर यहां कितना हो जाएगा 16। समीशन एक्स स्क्वायर नहीं पता, एन की वैल्यू कितनी है 40 है, माइनस अर्थमेटिक मीन कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ये उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 प्लस 625, और जो निकल के आया इंटू 40 कर दे, ये क्रॉस में 40 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 625 और इंटू 40, 25640, 25640 माने 20 द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द algebraic sum of the deviation of all observation from their arithmetic mean is always equals to 0. भाई the sum of the deviation of the observation and their arithmetic mean is always equals to 0, and the sum of the square deviation of the observation and their arithmetic mean is always minimum, is always minimum. याद है that is these are the properties of arithmetic mean। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है if a variable assumes that the value 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 with the respective frequency 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, find then their arithmetic mean is। तो आपसे arithmetic mean पूछा, माने ऑब्जर्वेशन हो गए आपके 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7, और इसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना, ये हो गया। अब आपसे इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन पूछा गया है, तो अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज का क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एक्स, समीशन एफ। तो जरा देखिए एफ एक्स माने एफ की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, 1 इंटू 1 अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1/2 1 ही आएगा। भाई देखिए ना 2 इंटू 1/2 करेंगे तो कैंसिल होके क्या आएगा 1 ही आएगा, माने यहां पे भी 1 ही लिखे, यहां पे भी हम वैसे 1 ही लिखे। अच्छा फिर 3 इंटू 1/3 1, 4 इंटू 1/4 1, 5 इंटू 1/4 1, 6 इंटू 1/6 1 और 7 इंटू 1/7 1 माने 3 3 6, ये ज्यादा हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। डिवाइडेड बाय क्या था समीशन ऑफ एफ, माने इस एफ का सम, इस एफ का सम, तो इसे तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 28, ऊपर हो गया 7 डिवाइड बाय 28, माने आंसर आ जाएगा 1/4। आंसर क्या आ जाएगा 1/4। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.6, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.6। ठीक, और क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.7। वो कह रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जरा ध्यान दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता क्या है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। ठीक है ना, अब ये माइनस वाले पार्ट को अगर आप उठा के इधर ले जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया। तो हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पूछी है, तो क्या होगा इन दोनों को सम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1.3, कितना आ गया 1.3, माने ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वो कह रहा है एबीसी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव भी है। जब एक्सक्लूसिव है
तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, जीरो होगा, माने ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जीरो होगा। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, वो भी जीरो होगा। सी इंटरसेक्शन ए बी क्या होगा, वो भी जीरो होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी क्या होगा, जीरो होगा। भाई एक्सक्लूसिव है तो कोई से भी दो इवेंट एक साथ ऑकर हो ही नहीं सकते। अच्छा एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव है इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, 1 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होता क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, ये चारों पार्ट जीरो हो गए। और इसकी वैल्यू कितनी है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, सॉरी यहां 1 लिखता है, यहां 1 लिखना था, यहां ये रहा सॉरी, हाँ इसकी वैल्यू कितनी है, अंडू कैसे करें इसको, हाँ जी इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अब जरा वैल्यू लगा दीजिए, ये 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बाकी सारा पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। आपसे पूछा भी ये गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, इसको रब कर देते हैं सर। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर द odds in favor of one student passing a test is 3:7। odds in favor का मतलब ये हुआ फेवर, ये हुआ अगेंस्ट, तो प्रोबेबिलिटी और कितनी हो जाएगी, फेवर अपॉन टोटल माने 3/10। भाई प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, फेवर अपॉन टोटल माने 3/10। भाई अगेंस्ट प्लस फेवर करेंगे तो टोटल निकल के आएगा। द ऑड अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट पासिंग इज 3:5 माने ऑड अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट ये फेवर, तो इसकी बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/8। भाई प्रोबेबिलिटी हमेशा फेवर अपॉन टोटल होती है, तो फेवर कितना है 5 और टोटल कितना हुआ 8, तो इसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/8। वो कह रहा था प्रोबेबिलिटी डेट बोथ फेल, दोनों के दोनों फेल हो जाए, दोनों को दोनों फेल हो जाए, माने ए भी फेल हो जाए और बी भी फेल हो जाए। अब जरा देखिए, किसी एक का पास होना दूसरे के पास होने से कोई लेना देना नहीं रखता, माने यहां पे ए और बी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। और जब कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। माने जितने भी इंटरसेक्शन पार्ट होंगे उन सबको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। माने हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10, तो पास ना होने की या फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/10। बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8, तो पास ना होने की प्रोबेबिलिटी या फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8। तो आंसर कितना आ जाएगा 7 3 21/80, 21/80 माने बी इज द करेक्ट आंसर। 21/80 का मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, देयर आर 10 balls नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10 इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 1 से लेके 10 तक की बॉल पड़ी हुई है। वो कह रहा है इफ वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, इसमें से एक बॉल को सिलेक्ट किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर प्रिंटेड ऑन द बॉल वुड बी एन ऑड नंबर। पहला केस एन ऑड नंबर, वो उस बॉल पे क्या होना चाहिए ऑड नंबर होना चाहिए, एंड ग्रेटर देन 4। दूसरा केस ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अब कौन सा केस पहले अपन हो रहा है भाई, कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया भाई। जो पहले दे रखा है वो पहले अपन होगा, जो बाद में दे रखा है वो बाद में अपन होगा। माने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। माने इसमें कौन पहले अपन हो रहा है ए। माने आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए भी आए और बी भी आए, माने नंबर जो है वो ऑड नंबर भी हो और ग्रेटर देन 4 भी हो। तो 4 से भाई 1 से लेकर 10 तक की कहानी है, नंबर जो है वो ऑड नंबर भी हो और ग्रेटर देन 4 भी हो। तो एक तो हो गया 5, एक हो गया 7, एक हो गया 9। सिर्फ 3 ही नंबर ऐसे होंगे जो 4 से बड़े भी होंगे और ऑड नंबर भी होंगे। कितने में से सर, कितने में से? 10 में से। तो 3/10 तो ये आ गया अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑड नंबर हो, सिर्फ ऑड नंबर। तो 1 से लेकर 10 में कितने ऑड नंबर होते हैं सर? 5 ऑड नंबर होते हैं। 5/10, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 3/5, माने 0.6 इज द करेक्ट आंसर। 0.6 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। तो माने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल केस हो गया 36। वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट द डिफरेंस ऑफ द नंबर शोन इज 2, माने 2 पासे फेंके गए, ये 2 पासे फेंके गए, इन दोनों पासों के नंबर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इन पासों के नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस इज 2 इज इक्वल्स टू, अपॉन में कितना केस आएगा? 36। अब डिफरेंस 2 आने के लिए एक के साथ ऐसा क्या रखूं जिससे डिफरेंस 2 आए? एक के साथ 3, डिफरेंस 2 हो जाएगा। ये मत सोचिएगा -2, भाई डिफरेंस की बात हो रही है तो बड़े में से छोटा माइनस किया जाएगा। तो 1 के साथ 3, डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। 2 के साथ 4, डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। 3 के साथ 5 और 3 के साथ 1, 2 केसेस बनेंगे। 3 के साथ 1 और 3 के साथ 5, 2 केसेस बनेंगे, डिफरेंस 2। 4 के साथ 2 और 4 के साथ 6, 2 केसेस बनेंगे। 5 के साथ 3, सिर्फ 1 केस बनेगा। 6 के साथ 4, सिर्फ 1 केस बनेगा। कितने हो गए फेवरेबल सर? 8/36, माने 4 की टेबल से कट जाएगा, 2 9, आंसर आ गया 2/9। आंसर आ गया 2/9। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट, आफ्टर सेटलमेंट द एवरेज वीकली वेज इन अ फैक्ट्री हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹8 to 12 and the standard deviation has increased to 2 to 2.5. Find the coefficient of variation after the settlement. अरे भाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो हमेशा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100%। तो यहां पे न्यू लिख लेते हैं, यहां पे भी न्यू लिख लेते हैं। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना है और न्यू मीन लगाना है। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है सर? न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.5, यहां लिख लीजिए 2.5। और न्यू मीन कितना है? 12 है। 12 है इंटू 100%, इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, 20.83। बी इज द करेक्ट आंसर। 20.83, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। वो कह रहा है इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 104 एंड द क्वार्टाइल डेविएशन इज 18, फाइंड द थर्ड क्वार्टाइल। बताओ यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वार्टाइल डेविएशन बराबर क्या होता है सर? Q3 माइनस Q1/2, Q3 माइनस Q1/2। क्वार्टाइल डेविएशन कितना दे रखा है आपको? 18। तो ये 18 और ये इंटू 2 कर दे हाथों हाथ, 18 इंटू 2। थर्ड क्वार्टाइल नहीं, फर्स्ट क्वार्टाइल गिवन है आपको। थर्ड क्वार्टाइल ऐसे रहने दे। फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है? 104। तो माने ये 104 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 104 में 36 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 140। माने ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। वो कह रहा है विच रिलेशनशिप इज ट्रू? तो ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन क्या होता है? भाई ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। वो कह रहा है द कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स whose x coordinate are the upper limit of the class interval and y coordinate cumulative frequency। माने x तो है अपर लिमिट और y जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जरा मुझे ये बताइए दोस्तों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बनने वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं? ओजाइव बोला जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बनने वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं? ओजाइव बोला जाता है। अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बनाया जाएगा तो उसे लेस देन ओजाइव कहेंगे। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बनाया जाएगा तो उसे मोर देन ओजाइव कहेंगे। बात समझ में आ गई?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हाँ जी सर, मल्टीपल लाइन चार्ट इज एप्लीकेबल। मल्टीपल लाइन चार्ट याद करिए, लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम जो बनाया जाता है वो हमेशा बनाया जाता है टाइम सीरीज डेटा के लिए। अगर आपको दो या दो से ज्यादा सीरीज गिवन हो, अगर आपको दो या दो से ज्यादा सीरीज गिवन हो जिनकी यूनिट सेम हो, भाई अगर मैंने मान लीजिए ईयर दिया 1991, 92, 93, 94 और यहां लिखा नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है ना, 3, 8, 12, 10, तो इसके लिए लाइन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है ना, साथ में मैं लिख दूं यहां पे, अरे भाई सुनो, नंबर ऑफ गर्ल्स का भी बना दो, 5 नंबर ऑफ गर्ल्स, 5, 12, 10, 6। तो इसके लिए कोई अलग सा डायग्राम थोड़ा ना बनाओगे, आप एक ही डायग्राम पे दोनों लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर दोगे। तो जब कभी भी दो या दो से ज्यादा सीरीज गिवन होती हैं जिनकी यूनिट सेम हो तो मल्टीपल लाइन डायग्राम बनाते हैं, और अगर यूनिट डिफरेंट हो तो मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम बनाते हैं। और अगर डेटा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो उस कंडीशन में रेशियो चार्ट या लॉगरिथम चार्ट बनता है। बात समझ में आ गई? फिलहाल क्वेश्चन में पूछा है मल्टीपल लाइन चार्ट कब बनेगा, तो जब कभी भी आपको दो या दो से ज्यादा सीरीज गिवन हो जिनकी यूनिट क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में मल्टीपल लाइन चार्ट या मल्टीपल लाइन डायग्राम बनता है। टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज आर गिवन एंड द एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सर व्हाट इज सुपीरियर कोरिलेशन? सुपीरियर कोरिलेशन को नॉनसेंस कोरिलेशन भी बोला जाता है दोस्तों। जब कभी भी दो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हो किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से, अदरवाइज दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई कैजुअल रिलेशनशिप ना हो, तो उस कंडीशन में उन दोनों वेरिएबल्स को क्या माना जाएगा? अनकोरिलेटेड माना जाएगा। और इस टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं नॉनसेंस कोरिलेशन या सुपीरियर कोरिलेशन। मतलब भाई आपका एक आप है, ये आप है, दैट इज यू, ये मैं हूं, मी। आपने अपने एक फ्रेंड को रेफर किया कि भाई मयंक सर से क्लास ले लो, ठीक है, माने अब मेरा और इनका रिलेशनशिप हो गया, आप इंटर में पहुंच गए, ठीक है ना, आप इंटर में पहुंच गए, तो हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, ये तो आपका फ्रेंड था, इसकी वजह से ये मुझे जानता है। मतलब हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो है, लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू यू। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? नॉनसेंस कोरिलेशन या सुपीरियर कोरिलेशन। और इस कंडीशन में स्टैटिस्टिक्स में कहा जाता है कि ये दोनों क्या होंगे? अनकोरिलेटेड टू ईच अदर होंगे। तो व्हाट इज सुपीरियर कोरिलेशन? इट इज द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशनशिप। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? अरे भाई कह रहा है इफ देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एग्रीमेंट का मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। इफ देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट, परफेक्ट डिसएग्रीमेंट का मतलब जितना एक्स बढ़ेगा बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल उसी रेशो में वाई क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर एक्स इंक्रीज होगा तो वाई क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब परफेक्टली है तो आर की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। इन द मार्क्स ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स then what would be the value of rank correlation coefficient? -1 होगी यार, only -1 होगी। भाई अगर परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है तो क्या होगा? -1 होगी। अगर परफेक्ट एग्रीमेंट होता तो क्या होता? 1 होती। और अनकोरिलेटेड होता तो आर की वैल्यू क्या होती? 0 होती। बात समझ में आ गई? माने आर की टोटल वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? -1 to +1 बोथ इंक्लूसिव। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक, माने समीशन डी स्क्वायर, माने ये एसआरसीसी का क्वेश्चन है, स्पेसमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। रैंक्स आ गया ना, तो स्पेसमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक्स गिवन बाय टू जज ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट, माने एन की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 8 इज 21, यहां इज होगा, ये इज है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू पूछ रहा है, अरे नालायक को। आर की वैल्यू क्या होगी? आर बराबर होता है 1 माइनस 6 सबमिशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। 1 - 6 सबमिशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू 21 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 63। भाई 63 कैसे हो गया? 8 का स्क्वायर 64 -1 63, 1 जा, ये 3 जा, ठीक है ना, ये 3 2 जा, ये 2 4 जा, माने कुल मिला के आ गया 1 - 1/4 का मतलब 0.75। सी इज द करेक्ट आंसर।
बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x माने BYX, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन माने R, एंड वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है ना। R -3/4, ये है -3/4, R है -√3/2 और ये है 4। तो कह रहा है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x, माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर पूछ रहा है। ये अभी करा था इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर, क्या था भाई। अब इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होता है याद करिए। तो BYX बराबर क्या होता है, R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। और हम क्या करेंगे, देखिए ना रूट दिख रहा है, तो इस रूट का झाड़ खत्म करना है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए हाथों हाथ, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए हाथों हाथ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है -3/4, स्क्वायरिंग कर रहे हैं हाथों हाथ, तो -3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16 इज इक्वल टू R कितना है -√3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर कितना है 4 अपॉन इसका स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, वेरिएंस ऑफ x लिख दीजिए, बात खत्म। तो अब आपकी वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू निकल आएगी, तो वेरिएंस ऑफ x कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, क्रॉस ले जाइए, 3 × 4 × 16 अपॉन 2 × 9, बस कैलकुलेट कर लीजिए। 3 सा कैंसिल हो गया, ये 2 सा कैंसिल हो गया, माने ये हो जाएगा 32/3, 32/3। कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर 4 बिल्कुल ठीक है, ये 9/16 ठीक है, तो 16 × 3 × 4 अपॉन 9 × 2, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 सा कर लेते ना, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, वैसे तो फ्रैक्शन में रखा है। 3 सा कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 2 सा कैंसिल हो गया, 2 × 16 अपॉन 32/3। इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा सर, इसका आंसर आएगा 32/3, इसका आंसर आएगा 32/3, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ हो रही है, इसका आंसर 32/3 आएगा 100%। एक बार और चेक कर ले, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। हाँ जी सर, वो कह रहा है द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड डेड ऑन x ऑन y आर गिवन दिस एंड दिस, माने ये वाली y ऑन x है, अरे वाह इन्होंने तो काम आसान कर दिया, और ये वाली x ऑन y है, बिल्कुल ठीक बात है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। बताओ यार कैसी बेइज्जती कर रहा है ये। BYX कितना हुआ भाई, x के मल्टीपल में क्या है -2, और BXY कितना हुआ, BXY माने y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, इस 8 को डिवाइड में लेके आएंगे -1/8, -1/8। भाई देखिए ना, अगर हम बात करें तो यहां से x बराबर हो जाएगा, यहां से x बराबर हो जाएगा -y + 3 अपॉन 8 और अपॉन 8, तभी तो ये x ऑन y कहलाएगी। तो इसका y का कोफिशिएंट कितना हुआ -1/8। BYX ये हो गया, BXY ये हो गया, दोनों के साइन सेम है। अब दोनों का प्रोडक्ट भाई R² बराबर क्या होता है, R² बराबर क्या होता है, R² बराबर होता है BYX इंटू BXY। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो R भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, R भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और इसका प्रोडक्ट करके अंडर रूट कर दीजिए, माने 2/8, माने 2/8 का मतलब 1/4 का अंडर रूट 1/2, -1/2, -1/2 का मतलब C इज द करेक्ट आंसर, माइनस का 0.5 इज द करेक्ट आंसर। अगर दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन नेगेटिव होंगे तो R भी नेगेटिव होगा, दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन पॉजिटिव होंगे तो R भी पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की कंडीशन में R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि सर आउट ऑफ 2 लाइंस रिग्रेशन बाय, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन दे रखी है। वो कह रहा था रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, बताओ इसमें से कौन सी लाइन x ऑन y की है। तो हम ये लेट कर लेते हैं, ये मान लेते हैं x ऑन y और ये मान लेते हैं y ऑन x, ये मान लेते हैं x ऑन y और ये मान लेते हैं y ऑन x। अब अगर इसे x ऑन y माना तो इसे x इक्वल टू की फॉर्म में लेके आएंगे, माइनस का 2y माइनस का 4,
और ऐसे y ऑन x बना है तो इसे y इक्वल टू की फॉर्म में लेके आएंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 5/3 ठीक है ना। अब जरा देखिए यहां से bxy कितना आया, -2, और यहां से byx कितना आया, -2/3। अब दोनों के साइन तो सेम आ रहे हैं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1 से बड़ा आ रहा है। दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत माना है। ये वाली y ऑन x होगी और ये वाली x ऑन y होगी। आपसे पूछा था विच इक्वेशन इज y ऑन x, 2x प्लस 3y माइनस 5। 2x प्लस 3y माइनस 5 इज x ऑन y। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। The prices of the commodity in the year 1975 and 1980 were rupees 25 and 30। ठीक है ना। आपको 1975 मैंने ईयर लिखा है यहां पे 1975 और 1980, और यहां प्राइजेस गिवन है। कितने हैं, ये है 25 और ये है 30। आपसे कह रहा है टेकिंग 1975 एज द बेस द प्राइस रिलेटिव, प्राइस इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, पीआई क्या होगा। तो इसका तो यहां पे हमें क्या मानना है, बेस एज 1975 मानना है, ठीक है ना। तो जरा देखिए इस कंडीशन में इसका प्राइस इंडेक्स नंबर तो 100 होगा। इसका क्या होगा भाई, ये हमारे लिए P0 है और ये हमारे लिए क्या है, P1 है। तो P1 अपॉन P0 माने 30/25 इंटू 100, 30/25 इंटू 100, 30 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, 120 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अरे वाह भाई, वेट से रखे हैं, इंडेक्स नंबर दे रखा है। आपसे कह रहा है आपको इसका वेटेड इंडेक्स नंबर निकालना है। तो सीधे सीधे यहां पे क्या निकाल ले, WP निकाल ले। WP निकालने माने वेट की मल्टीप्लाई इंडेक्स नंबर से कर दे, वेट की मल्टीप्लाई इंडेक्स नंबर से कर दे। तो कितना हो जाएगा ये, जरा फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए। 35 इंटू 425, यह आ गया 14875। 235 इंटू 15, 3525। 215 इंटू 20, 4300। 115 इंटू 8, 920। 150 इंटू 22, 3300। इनका सम कर लीजिए हाथों हाथ। तो ये हो जाएगा 14875 प्लस 3525 प्लस 4300 प्लस 920 प्लस 3300, माने सबमिशन WP आ गया 26920, 26920, और सबमिशन W आ जाएगा वेट्स का सम। ये हो जाएगा 35 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 22, 100। तो वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होगा, वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू सबमिशन WP अपॉन सबमिशन W, माने 26920 डिवाइडेड बाय 100। आंसर आ गया 269.20, 269.20, माने इसका आंसर हो गया ये सर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। बाउलेस इंडेक्स नंबर दे रखा है 150, लेस्प्रे इंडेक्स नंबर दे रखा है 180, पास्चे का पूछ रहा है। अब डॉर्बेशन बाउले क्या होता है, वो लेस्प्रे और पास्चे का क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, माने L प्लस P अपॉन 2 इज इक्वल टू बाउले इंडेक्स नंबर कितना है 150, डायरेक्ट 150 लिख दिया। माने L की वैल्यू कितनी है 180 प्लस P इज इक्वल टू कितना आ गया 300, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 120, माने पास्चे का इंडेक्स नंबर कितना होगा 120 होगा, पास्चे का इंडेक्स नंबर कितना होगा 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। सर क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द मीन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज x बार, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय अल्फा, देन
इज इंक्रीज बाय 10, माने अगर सभी को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो न्यू मीन हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स बार, और उसके बाद देन इज इंक्रीज बाय 10, उसके बाद 10 इंक्रीज कर दे। तो बताइए, तो सॉरी, ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइड बाय अल्फा कह रहा है, डिवाइड बाय अल्फा, तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय अल्फा प्लस 10, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बार डिवाइड बाय अल्फा प्लस 10, माने आंसर कितना हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, and it is the last question of this test. Which measure of center tendency is considered for finding the average rate? Average rate of interest निकालने के लिए कौन सी सेंट्रल वैल्यू बेस्ट होती है? सर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। एवरेज स्पीड निकालने के लिए कौन सी बेस्ट होती है? हार्मोनिक मीन। और बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कौन सी है? सर अर्थमेटिक मीन। बात समझ में आ गई? लीजिए सर, यहां पे आपका टेस्ट नंबर 7 का भी पूरी के तरीके से हमने सारे आंसर्स को डिस्कस कर लिया। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक एक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।